नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबरू में। आज हमारे साथ है मिस्टर रितेश खोकर, जो बहुत ही जाने माने म्यूजिशियन हैं। हम सर से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया और आज ये मुकाम हासिल किया। सर, आई वेलकम यू हियर। माय प्लेजर। सर कुछ हमें बताइए कि क्या आपका एक मैं चाइल्डहुड बेस के बारे में जानना चाहूँगी, आपकी हिस्ट्री के बारे में, और कहाँ से आपको एक डिज़ायर पैदा हुई कि हाँ म्यूज़िक इज़ फॉर मी एंड आई वांट टू बी अ म्यूजिशियन। म्यूज़िक एक तो एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो सिर्फ अकेला म्यूज़िक को आर्ट फॉर्म नहीं बोल सकते, उसके साथ बहुत और भी आर्ट फॉर्म्स जुड़े होते हैं। अगर आप हिस्ट्री म्यूज़िक की पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे आर्किटेक्चर ने भी म्यूज़िक को इन्फ्लुएंस किया है पिछले ज़माने में। तो आपकी मतलब आपका चाइल्डहुड कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरा चाइल्डहुड पहला मेरा शौक था पेंटिंग। अच्छा। तो पेंटिंग से मैंने शुरू किया। जब मैंने स्कूल चेंज करना पड़ा मेरे को किसी वजह से, तो उस स्कूल में पेंटिंग का डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कहाँ से स्कूलिंग हुई? स्पिंडल स्कूल से। उससे पहले माउंट कार्मल स्कूल में था मैं पहले। माउंट कार्मल इज आनंद निकेतन। न्यू दिल्ली। दोनों दिल्ली में ही है। तो आनंद निकेतन में, वहाँ पे दिल्ली में मैंने जहाँ पे था मैं माउंट कार्मल स्कूल में, वहाँ पे पेंटिंग का बड़ा शौक था। और क्लास 7 में मेरी पेंटिंग सेलेक्ट होती थी क्लास 12 के कंपटीशन में। तो सम पेंटिंग्स वर सिलेक्टेड द बेस्ट इन द स्कूल, बट यू वर अ बोर्न आर्टिस्ट, दैट मींस काइंड ऑफ, या यू कैन से दैट। तो उसके बाद जब मैंने स्कूल चेंज किया, स्पिंडल स्कूल में गया, तो वहाँ पे आर्ट्स डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उन्होंने बोला आप म्यूजिक ले लीजिए। तो आपको एक बेस नहीं मिला आर्ट को कंटिन्यू करने के लिए? हाँ, तो वहाँ पे जब सीखने गए म्यूजिक, तो वहाँ पे सितार था, क्योंकि टीचर सितार बजाते थे। दैट वाज द ओनली इंस्ट्रूमेंट इन प्लेइंग कंडीशन। तो मैंने सितार उठा लिया, बजाना शुरू किया, और 5-6 महीने के अंदर ही मैं स्कूल का ऑर्केस्ट्रा लीड कर रहा था स्टेज में। ओके। सो आई हैड द टैलेंट फॉर इट, मेरे को पता नहीं था। तो वहाँ पे फिर सितार मैंने बजाया 1-2 साल, कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह जीते। फिर थोड़ा बहुत गिटार बजाया, बेस बजाया। एक फ्रेंड ने बोला यार एक गाना बजा रहे हैं, आप कुछ कीबोर्ड बजा दो उस पर, यू आर गुड विद ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी बजाए लोगे। तो मैं कीबोर्ड बजाने लगा। आई वॉज एबल टू कोप विद दैट। So that's how it all started. I was just सारे म्यूजिकल स्ट्रिंग्स थे ऑलरेडी आपके अंदर। It was a very socio-cultural way of getting started into music for me, कि बहुत सारी चीज़ें थी, टीचर कोई भी नहीं था शुरू में। तो स्कूल्स में आज भी काफ़ी कमी है टीचर्स की, उस टाइम पे थे ही नहीं वेस्टर्न म्यूजिक के टीचर्स। तो हमें स्कूल में कोई तालीम मिली नहीं उस चीज़ की। लेकिन गाइडेंस नहीं मिली, मतलब you were your own teacher? Yeah, for 7 years I played by ear. I played all across India, playing with bands and everything, all by ear. That's the best way of learning, I think now. That is a good way to initiate yourself into music, but then you need education. उसके बिना नहीं होता। तो फिर मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लिया। किसी दोस्तों ने बोला कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, यू शुड गो एंड लर्न। तो मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक में फिर मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ पे मैंने फिर 4 साल सीखा। एंड दैट्स वेयर आई डिड माय ग्रेजुएट फ्रॉम इन पियानो परफॉर्मेंस। तो मतलब एक ढूंढ लेगी मंजिल वाला कंसेप्ट हुआ, और फिर उसके बाद आपने अपनी मंजिल को अच्छे से चैनलाइज किया, राइट गाइडेंस। आई एम आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। तो स्कूलिंग के बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। And by the time I finished my software engineering, I was also playing piano at a good level. So are you working with some company in that field right now? No, I'm not. You are an all-time musician. So, yes, full-time musician. So that time I decided मेरे को computers में जाना है या music में जाना है. So I chose music. Although it was a difficult choice, it still is a difficult choice for some today. But do you believe that software engineering somewhere helped you out, or it was a sheer waste? It is not a waste at all. Okay. Because technology के बिना आजकल कोई भी survive नहीं कर सकता किसी भी field में. If you don't know how to operate computers, you don't understand apps, you don't understand designs, you don't understand marketing, you cannot succeed even as a solo artist or as a solo anything. So that's helping you out. Anything. Yes, big time. Big time. तो सर, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि म्यूजिशियन तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास एक एजुकेशन बेस ना हो, जैसे आपके केस में भी है। तो प्लीज़ आप मुझे और बताइए इस फील्ड के बारे में, और किस तरीके से सिखाया जाता है, कहाँ पे आप अभी मतलब एज अ टीचर और एडुकेटर वर्क कर रहे हैं। आई वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू इन दैट रिगार्ड। सो पहली बात तो है कि अब म्यूज़िक की एजुकेशन क्यों इतनी ज़रूरी है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, सबके एनवायरनमेंट में है। कोई बच्चा बॉलीवुड म्यूजिक सुन रहा है, कोई हॉलीवुड म्यूजिक सुन रहा है, कोई क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है, वो अपने आप से थोड़ा बहुत उसका इमिटेट करके गा लेता है। The soul need you say. टैलेंट बहुतों में है, लेकिन उस टैलेंट को जब तक आप तरीके से मास्टर नहीं करोगे, उसको सही एजुकेशन नहीं मिलेगी। ये चीज़ मैंने तब सीखी, 7 साल से मैंने अपने आप बजाया, गाया, सब कुछ किया, लेकिन तब तक मेरे को नहीं पता था कि एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। जब मैंने सीखना शुरू किया तब मेरे को पता लगा what I was missing. Okay, the difference you realized. Difference is huge. It's huge. Only somebody who has gone through a formal education can elaborate the need for formal education. जिनको नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता, वो बोलता है ज़रूरत नहीं है। कोई पढ़ा लिखा बंदा ऐसे नहीं बोलेगा कि मैंने पढ़ाई लिखाई करके गलती की। हाँ, सही बात है। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में, उसके मतलब सर्वाइवल नहीं है।
और वैसे भी मतलब जब आपने पिज्जा खा लिया तो उसके बाद सैंडविच अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। करेक्ट, या यू कैन से दैट। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाता है क्योंकि अब मेरे को रीडिंग आती है, म्यूजिक, आई कैन रीड एंड राइट म्यूजिक, आई कैन हियर म्यूजिक विदाउट प्लेइंग इट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अगर मेरे को सपोज करो मैं कल को अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ पे किसी से कोलैबोरेट करके बजाना है, वो मेरे को शीट म्यूजिक देंगे, आई विल स्ट्रेट बी एबल टू प्ले विद देम। मेरे को कोई पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा स्टेज पे जाके मैं उनका बजा सकता हूँ। तो जो एमेच्योर्स हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है एंड दे वांट टू बी म्यूजिशियंस और मे बी सिंगर्स और समथिंग, कहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्या बेस होना चाहिए, क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए उनका, थोड़ी गाइडेंस आपके थ्रू? फर्स्ट स्टेप तो होता है सोशियो कल्चरल वे ऑफ लर्निंग, कि आपको एनवायरनमेंट से आप सीख रहे हैं। आप जैसे चर्च जाते हैं, चर्च में लोग गाते बजाते हैं, आपने वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन लिया, आपके स्कूल में असेंबली होती है वहाँ पे गाने गाते हैं, वहाँ से इंस्पिरेशन लिया, म्यूज़िक टीचर से थोड़ा बहुत सीखा, वो आपको एक इनिशिएशन मिल जाता है उस चीज़ में। तो वो तो इट्स अ वेरी गुड स्पार्क टू लाइट द फायर, या इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। लेकिन उसके बाद आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी चाहिए, उसके लिए आपको प्रोफेशनल टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे। सो व्हाट आर द बेस्ट स्कूल्स यू कैन से और बेस्ट मेंटर्स? बेस्ट मेंटर्स आर हार्ड टू फाइंड फ्रैंकली, बिकॉज देखिए ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है ना, वेस्टर्न म्यूजिक इज नॉट इंडियन नेटिव म्यूजिक, तो ये बाहर से आता है। तो यूके में, यूएस में ये सारा म्यूजिक बना है, तो कुछ लोग हैं जो हैव हैड द गुड फॉर्च्यून टू बी विद द राइट टीचर्स एट द राइट टाइम, तो वो सीनियर टीचर्स आर वेरी हार्ड टू फाइंड। इस टाइम दिल्ली के अंदर अबाउट 150 प्लस वेस्टर्न म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, लेकिन जो अच्छे वाले हैं आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं अपने। तो कैन यू कोट सम? Delhi like School of Music is there. It would be a guidance for the students. I run the Bridge Music Academy. We have 4 branches, 400 students running with us. We have Delhi School of Music. We have Parikrama School of Music. We have Noida School of Rock. We have Institute of Music Dynamics. तो ऐसे काफ़ी सारे schools चल रहे हैं. So I would like you to educate me something about music. Something about music, like क्या मतलब इसकी fields हैं और किस तरीके से instruments के बारे में कुछ थोड़ा सा knowledge? इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो म्यूजिशियंस हैं, अभी हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म काफ़ी कम हो गया है। पहले जो पंडित जसराज जी और इंडियन क्लासिकल की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन क्लासिकल की, तो जो हमारा कल्चरल म्यूज़िक था, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक था, अब हमें आए दिन वो कॉन्सर्ट्स देखने को बहुत कम मिलते हैं। जब मैं छोटा था 10-15 साल पहले काफ़ी देखने को मिलते थे। आजकल वो ऑलमोस्ट डाइंग आर्ट फॉर्म हो चुकी है। वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको एक्सपोजर नहीं है उस चीज़ का। उनको मिलता है बॉलीवुड देखने को, या फिर उनको रॉक वगैरह मिलता है देखने को, वेस्टर्न म्यूज़िक मिलता है देखने को, उनको हर चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं है। तो ये एक ऐसी एजुकेशन है जो स्कूलों में बहुत ज़रूरी इस टाइम ज़रूरत है, ताकि जो मेरे जैसे म्यूजिशियंस हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक बजाते हैं, जैज़ बजा रहे हैं, थोड़ा ऑफ बीट म्यूज़िक बजा रहे हैं, दे are dedicating their life to this art form, but there is hardly anybody to appreciate it. It's a very small segment of the market which actually can appreciate that music. तो वो म्यूज़िक एजुकेशन की आज की डेट में स्कूलों में बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने एक वेस्टर्न म्यूज़िक एजुकेशन एसोसिएशन बनाई है, जिसका सपोर्ट हमें अमेरिका से मिल रहा है, नेशनल एसोसिएशन फॉर म्यूजिक एजुकेशन। उसमें आप क्लासिकल और इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं? अभी वो सारा वेस्टर्न म्यूजिक के लिए है। लेकिन ना सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक को भी अप्रिशिएशन की जरूरत है स्कूलों में। it's dying तो somewhere. इंडियन म्यूजिक के भी काफ़ी सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, बट समहाउ दे हैव नॉट मैनेज्ड टू मेक द कनेक्ट विद द CBSE or the examinations board to get that education into schools. So we are trying to support everything, be it Indian music, be it Western music. We are trying to support music education in schools and merge it into one. हर चीज़ का अप्रिसिएशन होना चाहिए बच्चे को। अगर वो कल को तबला सुने तो उनको पता होना चाहिए तबला क्लासिकल फॉर्म में है, पंजाब घराने से है, ये फर्रुखाबाद घराने से है। सारे राग की नॉलेज और वो सब नॉलेज नहीं, कम से कम अप्रिशिएट करने लायक नॉलेज, कि सुन के कम से कम सुन पाएँ, उसको एंजॉय कर पाएँ। वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहे हैं और वो सिम्फनी सुन रहे हैं, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उनको कम से कम पता हो ऑर्केस्ट्रा होता क्या है, कि उसमें कितने लोग एक साथ बजाते हैं। जो आदमी सामने खड़ा होकर स्टिक हिला रहा होता है, उसका काम क्या है, व्हाट इज़ अ कंडक्टर, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती। ओबो क्या होता है, बसून क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट्स किस किस टाइप के हैं दुनिया में, वो सारी नॉलेज भी नहीं है बच्चों को स्कूलों में। तो आपके स्कूल्स में जैसे किस तरीके से, किस लेवल से स्टार्ट होता है कि पहले क्या, मतलब एक स्टूडेंट आया, उसने क्या सीखा पहले, फिर वो अपग्रेड करेगा इस पे, फिर अपग्रेड कर, ऐसे तो नहीं होता कि आ गया अच्छा सब सिखा दिया। अच्छा, वेस्टर्न म्यूजिक मतलब वो दैट विल गिव अ ब्रीफ अबाउट कि हाउ टू अप्रोच एज अ म्यूजिशियन ना। वेस्टर्न म्यूजिक इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग। वहाँ के एजुकेशन बोर्ड्स 1877 से ट्रिनिटी कॉलेज लंदन बना हुआ है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड 1889 से इंडिया में उनके एग्जाम्स हो रहे हैं।
उनके एग्जामिनर शिप से आते थे 1.5 महीना 1 वे करके, पूरे साल यहाँ पे एग्जाम करके वापस जाते थे। तो इतना पुराना उनका एजुकेशन सिस्टम सॉलिड बना हुआ है उनका। तो उनके ग्रेडेड सिस्टम है, जैसे हमारे क्लासेस होती हैं स्कूलों में, उनके ग्रेड्स होते हैं। सो देयर इज इनिशियल ग्रेड, देन ग्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इज योर स्कूलिंग ऑफ म्यूजिक। और उसके बाद फिर डिप्लोमास हैं विच आर इक्विवेलेंट टू डिग्री कोर्सेज। सो उस टाइप से उसका एजुकेशन सिस्टम होता है। जो बच्चा आता है पहले उसको बेसिक पोस्चर सिखाया जाता है, what is the right way to sit at an instrument. If you are singing, what is the way to stand while you sing, how to balance your body. How does that help? Everything helps because your voice is coming from your diaphragm. So your diaphragm has to be standing on both feet and not be leaning one way. So the position matters. Everything matters. Everything matters. Where your head is going to be. If you're going to be looking down, your airflow is getting blocked in your throat. Exactly. So all of those things, everything has to. There's a scientific perspective to everything, which is very well laid out. तो ये सारी चीजें हम तरीके से सिखाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे। फिर इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो? इंस्ट्रूमेंट्स पर जो भी स्पेशलाइजेशन होती है, ये नहीं कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट सिखा रहे हैं। सब स्टूडेंट्स की भी अलग-अलग लाइकिंग्स होती होंगी। Somebody wants to play a harmonium or somebody wants to play a guitar. Yes. So, अच्छा, does that choice of instrument, does that affect the way you sing? Is it related in any way? Like I have heard that people say that if you learn on a harmonium, you would be a better singer. Don't learn it on guitar or something. वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हारमोनियम पे जो आप सुर गा रहे हो वही आप सुर बजा भी रहे होते हो। अच्छा। गिटार में आप कॉर्ड्स बजा रहे होते हो, हार्मनीज होती हैं, तो उसमें जो आपका गाने वाला सुर है वो आपको डायरेक्टली वो नहीं मिलेगा, उसके साथ 2 सुर और मिलेंगे आपको। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो सीजन कान चाहिए होता है बिगनर्स के लिए हारमोनियम अच्छा है, कीबोर्ड के साथ गा सकते हो, हारमोनियम के साथ गा सकते हो, वो सब होता है। That is the reason. या बट अकम्पनीमेंट के स्टाइल्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड द अकम्पनीमेंट। संगत करना इसको हिंदुस्तानी म्यूजिक में बोलते हैं। अच्छा। तो वो अकम्पनीमेंट बोलते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में उसको। तो अकम्पनीमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप रॉक स्टाइल में गा रहे हो तो अकम्पनीमेंट अलग मिलेगा, पॉप में गा रहे हो तो अलग मिलेगा, जैज गा रहे हो तो अलग मिलेगा, वो सब चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड है। बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे आसपास सुर घूम रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली स्कूलों में एक म्यूजिक टीचर होता है और स्कूल एक्सपेक्ट करता है वो सारे सब कुछ सिखा देगा म्यूजिक का। जैसे एक ही टीचर फिजिक्स साइंस मैथ्स सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, लेकिन म्यूजिक का एक टीचर सब कुछ सिखा सकता है। ये स्कूलों का वो माइंडसेट भी गलत है। सो दैट नीड्स टू चेंज, देयर इज लॉट ऑफ चेंज दैट इज नीडेड। सो हर उसका एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए। एग्जैक्टली। कम से कम वेस्टर्न और इंडियन को तो सेपरेट करो ना, एक ही बंदा दोनों चीज़ें नहीं सिखा सकता, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो एक म्यूजिशियन, एक बच्चा जो आ रहा है म्यूजिक सीखने के लिए, वो मतलब कितने टाइम में एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, एक एवरेज टाइम? इट इज़ सब्जेक्टिव। जैसे कि 10,000 वर्क आवर्स इज व्हाट यू नीड टू मास्टर एनी स्किल। 10,000 वर्क आवर्स, बट दैट इज़ सब्जेक्टिव। वो लर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी रेगुलरिटी पे डिपेंड करता है। और जब बच्चे हमारे पास कुछ सीखने आते हैं तो हम इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। What discipline are you learning? Are you learning piano, violin? These are all called discipline for a reason. Because it takes discipline to learn those. उसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस डाल देंगे और अपने टीचर की इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू लर्न वेरी फास्ट। बट इफ यू आर नॉट रेगुलर विद योर प्रैक्टिस और यू आर फेलिंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली, देन देयर इज गोइंग टू बी डिलेज इन व्हाट यू अचीव। फिर तो कोई नहीं सिखा सकता। नहीं, सिखाते बहुत लोग हैं, सीखने वाले सही तरीके से बहुत कम रह गए हैं। अगर खुद ही नहीं सीखना चाहता कोई तो फिर तो कोई भी नहीं सिखा सकता। ये नहीं सीखना चाहते नहीं हैं, पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, लेकिन उनकी लाइफ सिचुएशन ऐसी होती है, जॉब में आ गए हैं, that passion has to die somewhere. Then not die somewhere, it has to be compromised somewhere. कि आपकी जॉब भी, आपको वहाँ पे भी टाइम देना है, आपको गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना है, आपकी फैमिली बन गई है, पेरेंट्स को भी टाइम देना है, फंक्शंस आ गए ये वो, तो उतना रेगुलरिटी और प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इसलिए लर्निंग एज जो होती है कॉलेज एज तक, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न बिकॉज यू हैव अनडिवाइडेड अटेंशन टू योर लर्निंग, जो बाद में लाइफ में मुश्किल हो जाती है वो मिलना। एफर्ट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा बाद में। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ बहुत फैसिनेट करती है, मैं मतलब आपकी थिंकिंग जो है कि you always say that I not only learn from my teachers but I learn every day from my students, and that's what fascinates me। ये जो एक अप्रोच है लाइफ के प्रति, तो ये कहाँ से आई, कैसे इंस्पिरेशन मिली और क्या सीखते हैं आप अपने स्टूडेंट्स से? तो हम टीचर्स को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग एक्चुअली, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट इनफ टू लर्न इवन वन डिसिप्लिन। पूरी लाइफ निकल जाती है, वो लोग फिर भी सीख रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चे का पीस था, ग्रेड 1 का थियोरी की बुक में पढ़ा रहा था बच्चे को, तो उसमें एक म्यूज़िक दिया हुआ था, तो उसमें लिखा था कि म्यूज़िक हैप्पी है या सैड है। तो हम अपने टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा, मेजर की में है, ये है वो है, तो ये हैप्पी होना चाहिए। एक बच्चे ने बोला सैड है, ठीक है। अब टीचर के 2 तरीके होते हैं बोलने के, ये तो बोल रहे बच्चा तो गलत है, ये हैप्पी है, एक तो वो है। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों तुमने ये सोचा सैड है,
उसने टाइटल की तरफ पॉइंट किया जो ऊपर कोने में लिखा हुआ था, दिस इज अ सॉन्ग फॉर अ डेड चाइल्ड. So I did not see that before, but the child saw it, and I learned from him. Yeah, because we miss a lot of things. Yeah, exactly. कुछ बच्चों का पर्सपेक्टिव नज़रिया ऐसा होता है क्योंकि बच्चे ना बहुत क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं. उनका जितनी क्रिएटिविटी लेवल होती है ग्रोन अप के बाद उतनी नहीं रहती है. वो जिस तरीके से सोच के लाते हैं चीज़ को, that will teach you so much. New ideas. In itself. And I think that helps to upgrade oneself also. Definitely, teaching is a great way to learn. Great way to learn. I've been fortunate for being teaching for 17 years now, but I've learned so much from my students. It's not even so funny. You are an artist also, and you are an educator also. Yes. What feels better, being an educator or an artist? Personally, I feel they're both really important. You can't be an effective educator if you're not a performer. That's a very difficult thing because you don't know what you're talking about. You can't feel it. Exactly. आप बच्चों को बोलो कि आप जाके perform करो. आपको खुद performance का उतना experience नहीं है. If you can't enjoy the performance yourself and you expect your child to not be nervous on stage, नहीं होने वाला है. You need to inspire the child. चाइल्ड सीखता बहुत तरीक़ों से है. आप तो एक तरीके से सिखा रहे हो, बच्चा सीखने वाला आपको देख के भी सीखता है, आपको सुन के भी सीखता है, आपसे इंस्पायर भी होता है. इफ़ यू आर नॉट अ परफॉर्मर यू आर फेलिंग टू इंस्पायर योर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट विद. देन इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग दे डोंट गेट टू सी यू प्ले इनफ, दे डोंट सी द राइट टेक्निक्स, राइट साउंड, दे आर नॉट लर्निंग इनफ ऑरली. तो उन सब चीज़ों के लिए मेरा ये मानना है कि टीचर को परफॉर्मर होना ज़रूरी है. बट नॉट ऑल ग्रेट परफॉर्मर्स आर ग्रेट टीचर्स, नॉट ऑल ग्रेट टीचर्स आर ग्रेट परफॉर्मर्स. वैसे भी जब मतलब वी लर्न एवरी डे एंड कहते हैं कि एक माउंटेन है, उसको जब ऊपर तक क्लाइंब कर लिया आपने, उसके बाद तो नीचे ही आना है. तो इफ़ वी शैलो आर थिंकिंग और एक शेल बना लिया कि अब मेरे को सब आता है, तो उसके बाद तो आपका डाउनफॉल ही है, राइट? एग्जैक्टली. दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स द कांसेप्ट यू आर फॉलोइंग इन योर लाइफ. मैं बहुत साल पहले एक फ्लूट प्लेयर, बांसुरी प्लेयर के साथ मैंने कोलैबोरेट किया था, तो उसने मेरे को बताया था अपने गुरुजी की बात. ही लर्नड विद समबडी फॉर 4 hours a day, 8 years every day he was sitting with his guru and learning flute. तो उसने बोला कि मेरे गुरुजी ने बोला था कि जब पेड़ पे फल लगते हैं ना तो झुक जाता है. जितना आप झुक के चलोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा. यू क्लोजर टू द ग्राउंड, पिक अप थिंग्स एंड लर्न. इफ यू आर अप इन द एयर यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू. मैं एक कोट शेयर करती हूँ, आपको शायद अच्छी लगेगी. हाँ जी, बोलिए. कि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है. करेक्ट. सो दैट इज द सेम कांसेप्ट आई थिंक. यस यस. सो वही चीज़ है, ये काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ है एंड लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. तो अच्छा, हाउ इट फील्स टू बी एन आर्टिस्ट? फील्स ग्रेट बिकॉज यू आर एबल टू कम्युनिकेट एंड एंटरटेन योर ऑडियंस. एक ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो नॉन वर्बल होती है. जब आप स्टेज पे हो यू कैन नॉट टॉक टू योर ऑडियंस रियली अनलेस यू हैव अ माइक, बट देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द ऑडियंस एंड द स्टेज. द वाइब. एंड दैट्स अ ब्रिलियंट प्लेस टू बी. आई लव दैट प्लेस. लेकिन उस जगह तक पहुंचने में टाइम लगता है क्योंकि जो बच्चा सीखना शुरू करता है तो उसका ध्यान होता है कि मेरी उंगलियां कैसे चल रही हैं, अगला सुर कौन सा पकड़ना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. तो उसका उस एनर्जी की तरफ ध्यान नहीं होता है इतना. जब वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसको अपने सांस को बजाने के लिए नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, तब वो एनर्जी पे फोकस करता है और तब वो कम्युनिकेशन बनता है ऑडियंस के साथ. और वो चीज़ कब आती है, कैसे? मतलब कुछ सालों के बाद आती है. एक्सपीरियंस ऑफ नॉट जस्ट प्लेइंग एंड प्रैक्टिसिंग बट परफॉर्मिंग. So performing opportunity is a very big part of learning music. सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे बडिंग म्यूजिशियंस या जो एस्पायर करते हैं कि हम सिंगर्स बनेंगे, म्यूजिशियंस बनेंगे, उनके गोल्स लाइफ के, उनके लिए कोई मैसेज दें और उनको एक गाइडेंस दें. I think 70% of your learning is listening to music. हर तरीके का म्यूज़िक सुनो, हर चीज़ से इंस्पायर हो और प्रैक्टिस और लर्निंग में कहीं पे कोई डील मत दो. सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Find good teachers and invest time in your practice every day. That is the only thing that will see you through today. And don't miss on the business part of music because आज की डेट में नेटवर्किंग के बिना कुछ नहीं होता है. You need to network, you need to get your work across to people, you need to learn to present, you need to learn to talk. All of these things are important to become a good musician today. Thank you so much, sir, for your gracious presence here. I'm glad that you're here today and it was really nice talking to you. And my pleasure and thank you for having me here. Thank you so much. तो दोस्तों, देखा आपने कि म्यूज़िक हर सोल की नीड है एंड लर्निंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस. जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना, उस दिन ज़िंदगी ख़त्म. मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर मिलूंगी बहुत जल्द एक नए गेस्ट के साथ रूबरू में. तब तक के लिए देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ.